हर मंच पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स जी हमारे साथ है। जनरल डीपी वत्स हमारे साथ है। अभी मंच से हमने बात की थी, मंच से जिस तरह से वो अपना उद्बोधन दे रहे थे। जनरल साहब, लगातार आप एक बात कहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कनाडा चले जाए, 140 करोड़ की आबादी है। मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद ये है कि देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी में कुछ ही कहो, 143 करोड़ लोग, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, चीन को भी क्रॉस करके। तो चीन हमसे 2.5 गुना बड़ा क्षेत्रफल में, कनाडा की आबादी हरियाणा के बराबर, वैसे हमसे 3 गुना बड़ा, ऑस्ट्रेलिया 3 गुना बड़ा, अमेरिका 3 गुना बड़ा। तो उन्होंने भी कब्जा रखा है संसार, तो अपना हिस्सा हम जाके बटाएं। यही मेरा कहने का है कि दुनिया में अब वसुधैव कुटुंबकम हो गया, सारा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया। जाएं भी आए भी, और अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाए, वहां जाके देश के संदेशवाहक रहे। लखनऊ में आपने एक बात और भी कही थी कि यहाँ जो है लड़कियों की भी, हालांकि कई कुछ राज्यों में कमी है, बाहर से लड़कियां लाते हैं, वहां जाकर के शादी भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपने एक लठभर की बात बताऊं, एक नेपाल की फौज में गया मैं, नेपालियों की मैं, तो वहां एक्स सर्विसमैन को, नेपाली बच्चों को रूस ने भर्ती कर लिया। बिला थारे 3 ब्याह करांगे, हमने सबसे बड़ा फार्म देंगे और हमारी फौज में आ जाओ। तो इस तरह हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी डिमांड होगी, क्योंकि आबादी घटनी व्हाइट वालों की कम होगी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, अब यूक्रेन वार और लड़ाई चल पड़ी इजराइल में। तो हिंदुस्तान की फौज अंग्रेज की कमांड में भी सारे लड़ रही थी, देश में विदेश में। सुभाष की कमांड में भी लड़ रहे थे 1 लाख फौजी। तो ये जिनकी आबादी ज्यादा है, उन्होंने पूरे संसार में फैलना पड़ेगा। तो ये मैन पावर हमारी एसेट है। अगर यहाँ लिए बैठे रहे तो वो हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद आपकी जो है वो टर्म राज्यसभा की वो पूरी होने जा रही है। महत्वाकांक्षा है कि लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या दोबारा से रिपीट करने की कोई बात है? मेरी महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। मेरी महत्वाकांक्षा ये तो थी कि मैं फौज में जनरल बना। उसके बाद न तो मुझे यूं पता था कि मेरे को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा। बनाया तो मैंने फौजी की तरह से कानूनन कार्रवाई की, सबको मेरिट पे नौकरियां दे दी। फिर मुझे यूं सपनों तक नहीं पता था कि मेरे को राज्यसभा में MP बनाया जाएगा। वो भी 6 साल मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। अब भी क्या है, मेरी पार्टी कहती है जिम्मेदारी मिलती है, यहाँ अवार्ड नहीं मिलता। तो भाई मैं डॉक्टर तो हूँ, मेरी बड़ी वेट हो रही है। मेरे गांव वाले गुआंढी उधर से बहन सावित्री जिंदल नो के भाई हमारा कॉलेज तना चलाया है, तो हरियाणा का बेस्ट कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। तो वे मेरे से तो जैसी कैसी बनेगी सेवा करूंगा, सामाजिक सद्भावना सौहार्द पैदा करूंगा। जो ये जातीय वैमनस्य पैदा हुआ है, धर्म के वैमनस्य को भी मैं खत्म करूंगा। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि भाई मुझे तो अखंड भारत काबुल से शुरू होकर कन्याकुमारी तक लगता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे मैं काम भी करूंगा और मानवता की सेवा भी करूंगा। हूँ भी मैं 74 साल का हो जाएगा जब रिटायर होने से, मतलब मोदी से 6 महीने बड़ा हूं मैं। तो इंसान ने पैदा होता है, बड़ा होता है, तरक्की करता है, कुछ न कुछ बनता भी है, रिटायर भी होता है, फेड अवे भी हो जाता है, फिर एक दिन इस संसार से विदाई भी हो जाती है। चुनावी आहट चूंकि है, तो चुनावी आहट के साथ ही तमाम जो संगठन है, यानी एक तरह से कहा जाएगा कि दबाव समूह या हित समूह वो सक्रिय हो जाते हैं। एक बार फिर से 13 को कूच करने की बात कही गई है। उधर से सरकार के द्वारा आदेश दिए गए, बाकायदा DGP के द्वारा बॉर्डर पर जो है किले गाड़ दी जाए। चाहे दिल्ली बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर पर आज जस्ट के पास तमाम जो इतने बॉर्डर है वहां पर किले ठोक दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मांगे जायज नहीं मानते क्या आप, या वजह कोई और है, या कोई राजनीतिक कोई इसके पीछे वो लगता है आपको अक्सर? मैं तो पहले भी किसान कानूनों का समर्थन में 1000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी 80 में। वो वापस लिए गए, उनका भी मैं वापस लेने का हक में नहीं था। हालांकि मैं था किसानों के साथ, मेरे टैंकर किसानों के वहां पहुंचे, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे। अब भी मैं ये कहता हूँ किसान पॉलिटिकल बहकावे में ना आए, उनको सब कुछ दिया जा चुका है।
बचा खुचा कोई छोटी मोटी है वो तीसरी टर्म में दे देंगे। दिल्ली का घेराव भी होता है तो दिल्ली की पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, यानी दिक्कतें होती हैं। हरियाणा चारों तरफ से दिक्कत होती है। इलेक्शन के मौके पे जैसे भी एम्प्लॉइज की डिमांड ये सब खड़ी हो जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भड़का देती हैं। आजकल इनकी रेमिफिकेशंस, टेंटेकल्स जैसे हर जगह, हर एक विदेश में भी चले जाते हैं, जो एक भोले भाले किसान को पता नहीं लगता। तो मैं ये कहूँगा भाई, सारी तो मान ली डिमांड, जो मरे उनका नौकरी दे देंगे, उनकी सारी डिमांड मान ली। 14 फसलों का MSP दे रहा है हरियाणा, और जो बाकी एक आध बच रही है उसको तीसरी दफा आके फिर मान लेंगे। ऐसे मौके पे वो इस एजिटेशन को कॉल ऑफ करें, यानी वापस लें, और बढ़ चढ़ के इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेसी का पर्व होता है, उसमें बगैर दबाव के हिस्सा लें। अभय सिंह चौटाला इनेलो के नेता है, वो ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की बात करें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो कहते हैं कि किसान तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, लोकतंत्र में आवाज दबाना वाजिब नहीं। आपका क्या मंतव्य? हम नू कहने लाग रहे तो जिस चीज के लिए आवाज ठान लाग रहे वहां हमने मान ली और मान लेंगे। पांच लोगों को जो है अभी जैसे नामित किया गया था भारत रत्न के लिए, कहीं विपक्षी दल तो ये भी कहते हैं कि जाट लैंड में जाट वोट बैंक को साधने के मकसद से सरकार ने ये जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको क्या लगता है? चौधरी चरण सिंह की बात करें, जाट लैंड कहाँ हुई? स्वामीनाथन तो जाट लैंड का नहीं था, न नरसिम्हा राव जाट लैंड का था, और मैंने तो सारी ये जाट लैंड लाग गए, जड़े जड़े किसान है, उसमें वोट साधने की क्या बात है। चरण सिंह ईमानदार आदमी भी था, आर्य समाजी था, उसने दारू के ठेके कैंसिल कर दिए थे, खुद सात्विक था। और ईमानदार होना कहना तो बड़ा आसान है, होना बहुत मुश्किल है। मैं चरण सिंह के साथ खड़ा हुआ हूँ, स्टेज पे भी खड़ा हुआ हूँ कई दफा, तो मैं तो कहता हूँ ये उनका बहुत बड़ा सम्मान है, और इसको पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना चाहिए। में फायदा मिलेगा राम मंदिर और इस तमाम कवायद का? देखो, आप चाहे कुछ कर लो, चाहे बीमार ने दवाई दे लो, चुनाव के मौके पे सब यूं कहते हैं इसका भी चुनावी फायदा मिलेगा, और मैं यूं कहता हूं कि क्यों नहीं भाई, सबसे पहले तो जिंदा रहना जरूरी है, और पॉलिटिकली जिंदा रहने के लिए पॉलिटिकल पावर भी जरूरी है। हमने 2 दफा करके जो कहा वो करके दिखा दिया, तीसरी दफा आके पॉलिटिकल फायदा हमें क्यों ना मिले, हम पॉलिटिकल फायदा लेंगे। गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? आपकी क्या हमारी तो कौन सी गठबंधन है जो अभी ये गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात करें वो तो बिखर रहा है। हाँ। हरियाणा में गठबंधन की बात करें, जेजेपी बीजेपी का आप हिमायती है, वो मैं कमान का काम बताएंगे आप? ये तो हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मेरे रायशुमारी व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता हूँ गठबंधन की वजह से हमारी 5 साल धड़ाले से सरकार चली, और मैं इस गठबंधन का हितैषी रहा हूँ। रहना चाहिए ना रहना चाहिए ये तो मोदी जी, रमेश चार नड्डा जी जाने, मगर मैं इस गठबंधन का हितैषी रहा हूँ ताकि हमारी स्टेबल सरकार रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी ये कहते हैं कि पहले मत साहब 75 पार की पहले बात कही गई थी, अब 400 पार कह रहे हैं, तो गठबंधन की कहाँ जरूरत है? आप अकेले सक्षम नहीं है। गठबंधन हमारा धर्म है, ये धर्म हमारे वाजपेयी जी ने कायम किया हुआ है, कामयाब किया हुआ है, तो गठबंधन का धर्म हम निभाएंगे। हम सबका साथ चाहते हैं, उसी के साथ गठबंधन का विकास भी हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो एक ब्राह्मण से, एक राजपूत से, बाकी बिरादरी भी गिनवाई उनके द्वारा। सही है क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट? मैं ये कहता हूँ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, वो ईमानदार होना चाहिए, वो कारकुन होना चाहिए, और वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। चाहे भूपेंद्र हुड्डा कहे, चाहे नड्डा जी कहें, कोई कहें। तो आप तो बीजेपी में ही रहेंगे? मैं इसमें आपको शक कैसे हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी तो एक के पार्टी है अब तक, और तो मैं किसी पार्टी में था नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान आपको क्योंकि HPSC का चेयरमैन लगाया गया था ना, तो कहीं रुझान हो सकता है नामित किया जाए या टिकट ना मिले तो हो भी सकता है। राजनीति में संभावनाएं होती हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है वत्सल। ये तो आप कयास लगाते रहो, आपका अधिकार है डेमोक्रेसी में, कुछ भी कयास लगाओ, मगर मैं तो जहां राष्ट्र फर्स्ट मुझे नजर आएगा मैं वहीं रहूंगा। आज के दिन मोदी राष्ट्र मुझे सिनोनिमस लगता है। फिर वही बात, आखिरी सवाल,
तीसरी मर्तबा किस आधार पर आप दावा करते हैं कि आप सरकार बनाएंगे? जो कहा वो हमने किया, कि जो हमने वादे किए वो निभाए, चाहे 370-35A का हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे विकास का हो। मेरे देखते देखते अपोजिशन के बावजूद भी नई पार्लियामेंट भवन बन गया और मैं उसमें शिफ्ट हुआ, यानी मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं दोनों हम बैठा 100 साल की आपदा आई, उस 100 साल की आपदा में लोग मुंह कहते हैं हिंदुस्तान की तबाही हो जाएगी, हम उसमें जीत के आगे निकल गए और हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हुई, सारी दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी। पटवारियों का धरना, सब्जी मंडी का धरना, किसानों का धरना और लगातार जो ओपीएस को लेकर धरना, तो ये क्या लगता है फिर? तो आपने कहा कि जैसे जैसे देश की माली हालत और सुधरेगी, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगी, इनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जनरल डीपी वास, जिनका कहना है कि बीजेपी में है, बीजेपी में ही रहेंगे, किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह से जो है ये तमाम चीजें आती हैं सामने, चाहे आंदोलन की बात करें, किसानों की अधिकांशतः मांगे उनके द्वारा यानी सरकार के द्वारा मान ली गई है, बावजूद इसके अब आंदोलन का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।